नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के अंतर्गत जो भूगोल सेशन है उसमें आपका न्यू सिलेबस में पृथ्वी की गतियाँ को बनाया गया है। तो पृथ्वी की गति से सारे महत्वपूर्ण तथ्य और उसके साथ सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जहां कि पृथ्वी की गतियां से आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न को भी आपको शामिल किया गया है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, देखते रहिएगा कि पृथ्वी की गतियां से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है और इसकी थ्योरी क्या है। तो एक बार बता देते हैं आपको, जो भी इस वीडियो को देख लेंगे वो आज के बाद पृथ्वी की गतियां से कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाता है आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे सभी प्रश्न, सभी तारीख, सभी को शामिल कर दिया है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की गति। तो देखिए पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहले को कहते हैं घूर्णन गति जिसको रोटेशन, और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण गति जिसको रिवोल्यूशन। ठीक है, ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति से क्या क्या संभावित प्रश्न है उसको देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है। ठीक है, तो घूर्णन गति क्या होते हैं? घूर्णन गति तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। आपने लट्टू को देखा होगा, लट्टू को जब आप यहाँ पर घुमाते हैं तो लट्टू एक ही जगह पर क्या होती है, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, कुछ सेकंड तक घूमते रह जाती है। तो एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर, उसी तरह से एक ही अक्ष पर, कहाँ पर, एक ही अक्ष पर लट्टू की भांति जो घूमती है पृथ्वी उसको घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, एक ही अक्ष पर, जैसे यहाँ पर अगर पृथ्वी की बात करें तो ये 23.5 डिग्री है। इसी अक्ष पर यदि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है एक ही जगह पर तो ये है आपका घूर्णन गति। ठीक है, क्या कहते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति को और क्या क्या कहते हैं? तो घूर्णन गति को ही दैनिक गति भी कहा जाता है, घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि घूर्णन गति को क्या क्या कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है, घूर्णन गति को परिभ्रमण गति कहा जाता है, और अपने अक्ष पर ही, एक ही अक्ष पर पृथ्वी को लट्टू की भांति घूमते रहना घूर्णन गति होता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमते रहती है। याद रखिएगा, पृथ्वी सदैव किधर से किधर घूमती है ये भी प्रश्न पूछा है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन से कौन दिशा में घूमती है? ऑप्शन दिया जा सकता है, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरह, पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमते रहती है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना और किधर से किधर घूमना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति है या परिभ्रमण गति है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। याद रखिएगा, यही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी पर और दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते रहती है, 24 घंटा में एक बार घूमती है,
और किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और इसी घूमने के कारण दिन और रात होता है। तो दिन और रात को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। और दिन और रात होने के कारण इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। किसको? घूर्णन गति को दिन और रात होने के कारण दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर ही परिभ्रमण करते रहते, घूमते रहती है, इसलिए इसको परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। एग्जैक्ट टाइम जो है यहाँ पर देखिए 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम लोग यहाँ पे 24 घंटा का नाम देते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अक्ष पर अपने घूमने में, पश्चिम से पूर्व से घूमने में कितना समय लेती है एक दिन में? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसके कारण 12 घंटा का यहाँ पर हम लोग कहते हैं रात और 12 घंटा का हम लोग दिन। ठीक है, दिन और रात होता है। और यहाँ पर कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको हम लोग अमूमन 24 घंटा कहते हैं। ये 24 घंटा दिन और रात की गति की होती है, इसलिए इसको दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें 4 चीज़ें इसमें याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको? आपको याद करना है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहना घूर्णन गति है। घूर्णन गति है। ठीक है, घूर्णन गति से ही दिन और रात होता है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, दैनिक गति के कारण यहाँ पर जो होता है दिन और रात होता है, तो ये घूर्णन गति। तो बहुत बार पूछेगा कि दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो आपको घूर्णन गति के कारण होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, तो यह पश्चिम से स्टार्ट होकर पूर्व की ओर घूमती है और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे आपके यहाँ पे घूर्णन गति से। अब आप देखेंगे परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे घूर्णन गति या दैनिक गति। अब परिक्रमण गति, परिक्रमा या वार्षिक गति यानी वर्ष में होने वाली गति। दैनिक गति मतलब दिन रात में होने वाली गति, और वार्षिक गति मैंने एक वर्ष में होने वाली गति। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पर ले लेते हैं सूर्य, और ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करे, सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करे, तो इसी का नाम है परिक्रमण गति। इसी का नाम है परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन गति। यानी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अगर परिक्रमा कर रही है तो परिक्रमण गति कहती है। और इसको सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन और तथा 6 घंटा में एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको परिक्रमण गति कहते हैं। या वर्ष में यह एक बार गति पूरा हो पाता है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर सूर्य के चारों लगाने में कितना? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट तथा 6 सेकंड का समय लगता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं 365 दिन और 6 घंटा। 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा समय लगा। तो ये क्या होता है कि 365 दिन और 6 घंटा, 366 हुआ नहीं, तो प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो प्रत्येक 4 साल के बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। और लीप वर्ष कितना का होता है? 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा कि लीप वर्ष कितने दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और यह कितने साल के बाद आता है? तो प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। और जिस ईयर में 4 से भाग लग जाता है उसको हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, इसमें फरवरी कितने दिनों का हो जाता है? 29 दिनों का हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? तो आप देखिएगा 365 दिन और 6 घंटा में पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाती है। तो अब इसको 4 साल होगा तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24। तो 24 घंटा
24 घंटा का मतलब एक दिन, तो 365 दिन 6 घंटा चल रहा था। जैसे 4 साल होते ये 6 घंटा नहीं, ये आपका एक दिन में बन जाएगा। तो 365 और एक 366 दिन का हो जाएगा, और वह वर्ष क्या कहलाएगा? आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, और उसमें फरवरी कितने दिन का होगा? 29 दिनों का होगा। अब देखिए वार्षिक गति से क्या होता है, तो ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ही होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋतु में ठंडा से गर्मी आ गया, गर्मी से बरसात आ गया, बरसात से जाड़ा हो गया, ये ऋतु परिवर्तन है। ठीक है, और ऋतु में परिवर्तन जो होता है यह परिक्रमण गति के कारण होता है या वार्षिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, दिन और रात होना किसके गति के कारण बताइए? घूर्णन गति के कारण। और ऋतु जो परिवर्तन हो गया, एक लंबे समय के बाद ऋतु में परिवर्तन होता है, वो वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, तो दिन और रात घूर्णन गति के कारण, और ऋतु में परिवर्तन आपका परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट डेट उपसौर और अपसौर को याद करके जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छपना ही छपना है। ठीक है, ये उपसौर क्या है और अपसौर क्या है याद रखिएगा। ठीक है, ये उपसौर क्या है और अपसौर क्या है याद रखिएगा। ठीक है, उपसौर को पेरिहेलन कहते हैं। ठीक है, उपसौर को पेरिहेलन कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इससे उपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी याद रखिएगा, उप ऐसे होता है उपसौर। ये कैसा लग रहा है? 3 और 3 जनवरी, 3 जनवरी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नाम देता है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 5 अगस्त ऐसा, तो आप सबसे पहले देखिएगा कौन सा महीना शुरू होता है? जनवरी महीना शुरू होता है, और जनवरी में सबसे नज़दीक होता है। तो ये 3 जनवरी याद रखिएगा। उपसौर, उपसौर ऐसे उप मतलब 3, तो 3 जनवरी को उपसौर होता है। तो देखिए अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको समझने के लिए याद रखिएगा, उप 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 का मतलब क्या होता है? समीप होता है। उप का मतलब समीप होता है, नज़दीक होता है, निकट होता है उप का मतलब। ठीक है, तो उप का मतलब समीप, नज़दीक, निकट होता है। तो किसका समीप, नज़दीक और निकट होता है? तो ये सूर्य के, यानी जब पृथ्वी जब सूर्य के समीप होता है, निकट होता है, तो उसके लिए उप लगता है। उप मतलब समीप या निकट, और सौर मतलब सूर्य। यानी पृथ्वी जब सूर्य के निकट होता है तो उस दिन उपसौर की घटना होती है, और उपसौर की घटना में उप है, इसलिए 3 जनवरी को यह घटना होती है। सबसे पहले यह 3 जनवरी को घटना होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, एपीहेलन, अपसौर का मतलब होता है एपीहेलन। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इससे अपसौर की घटना कहते हैं, और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, याद क्या रखना है? 3 जनवरी और 4 जुलाई, 3 जनवरी 4 जुलाई घटना एकदम देखिए डेट सेम चल रहा है, एक दिन का आगे पीछे। 3 जनवरी 4 जुलाई, तो ऐसे याद रखिएगा 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 कहाँ जाएंगे? जीजू के पास, जीजू के पास। तो 3 से ज से जनवरी, और 4 से जू से जजू यानी जुलाई। तो 3 जनवरी को यहाँ पे क्या होगा? उपसौर होगा, और 4 को अपसौर होगा। ठीक है, 3 को उपसौर और 4 को अपसौर। क्लियर? तो उप मतलब यहाँ पे समीप या निकट था, और अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, तो जब दूर जाएगा तो उस दिन क्या होगा? आपको 4 जुलाई होगा, और 4 जुलाई को कौन सी घटना होगी? अपसौर की घटना होगी। इसी के लिए हमने बोला जजू। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, तो 3 मतलब 3 जनवरी, और 4 मतलब 4 जुलाई। याद रखिएगा, 3 जब भी लगाएंगे तो उसमें जनवरी, और 4 लगेगा तो जुलाई। तो 3 और 4 जजू हैं। 3 और 4 क्या है? जजू है। 3 को 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो 3 जनवरी मतलब 3 है, 3 है मतलब उप के जैसा है, तो उपसौर हो जाएगा। और 4
यहाँ पर अप मतलब क्या होता है, तो अप का मतलब दूर होता है, तो जब दूर होगा तो अपसौर लीजिएगा। ठीक है, 3 और 4 जज्जू को याद रख लीजिएगा। 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये दो घटना को याद रखिएगा। 3 जनवरी को कौन सी घटना होगी, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होगी। उपसौर, उप मतलब क्या होता है, निकट। जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी निकट होगा तो उस दिन क्या होगा, उपसौर होगा। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूरी पर होगा तो उस दिन, दूर मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर या दौर, तो उस दिन अपसौर की घटना होगी। ठीक है, याद रखिएगा। उप मतलब नज़दीक या पास, तो उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, तो उप और सूर्य के लिए सौर, उपसौर लीजिएगा। उपसौर में यहाँ पर देखिएगा ये 3 जैसा अंक आ रहा है, तो 3 हमेशा जनवरी होगा, 3 हमेशा जनवरी होगा, तो 3 जनवरी। ठीक है, अब देखिएगा अपसौर, अपसौर, अप मतलब अप मतलब क्या हो गया, ऊपर उठना। अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब दूर। तो जिस दिन पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर रहेगी उस दिन अपसौर की घटना होगी। और यह अपसौर 3 जब उपसौर है तो याद रखिएगा अगला 4 डेट पड़ेगा अपसौर के लिए। अगर 3 वाला आपका उपसौर कंप्लीट है तो अगला 4 होगा और 4 जुलाई होगा। ठीक है, तो 3 और 4 की घटना आपको याद हो गया, एक उपसौर है और एक अपसौर है। ठीक है, दोनों कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा। पृथ्वी के परिक्रमण में 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 3 मुख्य अवस्था होती है और इन अवस्थाओं के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण में 3 मुख्य अवस्था होती है और इन अवस्थाओं के कारण ही ऋतु में परिवर्तन हो जाते हैं। वो कौन कौन सी घटना है जिसके कारण जाड़े, गर्मी, ठंड की ऋतु आते रहती है। कभी कहीं पर अत्यधिक दिन होता है बड़ा तो रात छोटा, कहीं रात छोटा तो दिन बड़ा। ये कौन सी घटना है, इसके लिए आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए जब पृथ्वी हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ये पृथ्वी को जब लेते हैं और इसको बीच वाले भाग से बांट देते हैं तो इसको विषुव कहते हैं, या 0 डिग्री को हम लोग विषुव कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, और ऊपर चलेंगे तो ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इसके नीचे आएंगे तो ये दक्षिण दिशा है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये उत्तर की ओर आ रहे हैं, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जब नीचे की ओर आएंगे तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये 0 डिग्री को विषुवत या विषुवत रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये उत्तर दिशा की ओर है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और ये दक्षिण दिशा की ओर है यहाँ से, इसलिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री को विषुवत रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस पे ऋतु परिवर्तन किस तरह से होगा आगे हम लोग देख लेंगे। और यहाँ से देखिए एक भी प्रश्न किसी भी भाई बहन का छूटे नहीं, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा। और आपको यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी सेशन का आपका जो यहाँ पे दिया गया है सिलेबस आपका जेटेट का, वो आपको कंप्लीट कर दिया गया है। जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम यहाँ से PDF लेकर के पूरा कंप्लीट देख लें, तो आपको जो सिलेबस बना है वो जैक के किताब का बना हुआ है और यहीं से प्रश्न आपके रहेंगे। तो इसके लिए आप चाहते हैं जो भी शिक्षक, तो वो 150 रुपये में ज्योग्राफी का कोर्स यहाँ पर के परचेज कर सकते हैं। केवल ज्योग्राफी आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। सारे जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं PDF का जो चैप्टर दिए गए हैं, जो आपको सिलेबस में पार्ट दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, वो सारा टॉपिक आपको एक एक करके मिल जाएगा और सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी लगे आप यहाँ से ओनली ज्योग्राफी 150 रुपये में ले सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, विश्व रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 21 जून की स्थिति क्या होती है। डेट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। अभी आपको 2 डेट हमने बताया है। एक डेट आपका क्या था, 3 जनवरी, एक डेट आपका था 3 जनवरी और उसके साथ जस्ट लगा हुआ 4 जुलाई।
4 जुलाई। ठीक है, 3 जनवरी क्या था, तो 3 से 3 ऊ जैसा होता है तो उपसौर था, और 4 जब उपसौर याद है तो 4 को अपसौर कीजिएगा। ठीक है, उप मतलब नज़दीक, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो तो उपसौर की घटना, और अप मतलब दूर, तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो अपसौर की घटना, और ये 4 जुलाई, तो 3 और 4। ठीक है, अब देखिए एक और डेट याद रखिएगा, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को क्या होता है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए 21 जून को क्या होता है, इस समय सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होती है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होती है, और इस स्थिति को ग्रीष्म ऐनात कहते हैं। जून में क्या होता है, ग्रीष्म होता है, इस स्थिति को ग्रीष्म ऐनात कहते हैं। और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, 21 मार्च के ही बाद क्या होता है, होने लगता है सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का असर पड़ने लगता है, ठंड समाप्त होने लगता है। और उत्तरी गोलार्ध जिसको भारत के हैं हम लोग, इसमें दिन की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, ठंडा में दिन का अवधि क्या होता है, बहुत कम होता है, कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो 21 मार्च के बाद क्या होने लगता है, ये जो आपको मकर संक्रांति होता है, हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, संक्रांति मनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ठंडी समाप्त होने लगती है और गर्मी की ओर असर होने लगता है ना। तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, और यही 21 तारीख को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। याद हो गया होगा आपको, जैसे ये आपको गोलार्ध है, अगर ये यहाँ पर 0 डिग्री है, ये यहाँ पे 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 उत्तरी गोलार्ध। जब सूर्य की किरण, जब ये सूर्य है, सूर्य की किरण कर्क रेखा के लंबवत होती है, कर्क रेखा यहाँ देखिए, कर्क रेखा के लंबवत, ये तारीख होता है 21 जून, 21 जून। ठीक है, तो कर्क रेखा के लंबवत होती है और तारीख होता है 21 जून। तो इस दिन देखिए ये किस गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा रात होगा। ठीक है, जब यहाँ पे सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के लंबवत होगी, तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा। वो अवधि होता है 21 जून का। ठीक है, 21 जून याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लगातार डेट आते हैं, डेट लगातार आते हैं। 21 के बाद सीधे देखिए 22 आ रहा है आपको, 21 के बाद सीधे क्या आ रहा है, 22। ठीक है, अभी 3 के बाद क्या आया था, 4, तो 21 और 22, 21 और 22, 3-4 को आप क्या याद किए थे, पता है आपको 3-4 को क्या याद किए थे? देखिए 3-4 महीना का नाम याद नहीं है कि जनवरी या जुलाई या अगस्त सितंबर। तो अभी 3-4 को हमने आपको बताया था जज्जू के पास जाना था, 3 और 4 के पास, 3 और 4 को कहाँ जाना था, जज्जू के पास। यानी 3 से ज है, 3 और 4, तो 3 से शुरू वाला ज तो 3 जनवरी, और 4 से जू तो 4 जुलाई था। ठीक ना, अब 21-22 कहाँ जाना है बताइएगा, 21-22 कहाँ जाना है, 21 और 22, 21 और 22 को जुड़ना है, 21 और 22 को क्या करना है, जुड़ना है। तो 21 और 22 को जुड़ना है, आपको क्या करना है, 21 और 22 को जुड़ना है। तो 21 को, 21 मतलब 21 जून। ठीक है, और जुड़ना में जुड़ी, 21-22 जुड़ी, तो यहाँ पर जू से 22 को 22 दिसंबर याद रखिएगा। 21 को जू है तो जून, और 22 को यहाँ पर दी है तो 22 दिसंबर, यानी 21 जून और 22 दिसंबर याद रखिएगा। एक डेट याद रखिएगा, 3 और 4, 2 डेट हो गया, 3 और 4, और एक हो गया 21 और 22, दोनों डेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 21 और 22 में महीना कौन सा आएगा इसके लिए, तो इसके लिए हमने याद किया 21 और 22 को कहाँ जाना है बताइए, 21 और 22 को हमें जाना है जदी, कहाँ जाना है, जूदी के पास, कहाँ जाना है, जूदी के पास। ठीक है, तो 21 जून और दी से 22 दिसंबर। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत होती है। तो कर्क रेखा कहाँ पड़ता है बताइए, कर्क रेखा कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। कर्क रेखा इसमें होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा। अब 22 दिसंबर, तो इसमें सूर्य क्या होगा बताइए, इसमें सूर्य क्या होगा, तो इसमें सूर्य होगा देखिए आपकी मकर रेखा के लंबवत, मकर रेखा के लंबवत। तो मकर रेखा किस दिशा में है,
ये दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसको ऊपर वाले को हम लोग कहते थे ग्रीष्म अयनात, और इसमें क्या कहेंगे? शीत अयनात। क्या कहेंगे? शीत अयनात। इससे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात याद होगा। याद हो गया होगा 21 जून और 22 दिसंबर, जिसको हम लोगों ने जूदी के नाम से याद रखा है। 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। 21 जून को क्या होता है? तो सूर्य जो होता है, सूर्य क्या होता है 21 जून को? ये मकर रेखा के लंबवत होता है, ठीक है। और 22 दिसंबर को क्या होता है? 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत, और 22 दिसंबर को क्या होता है? ये मकर रेखा के लंबवत होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात। और 22 तारीख को ये मकर रेखा के, 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होगा, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा, ठीक है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ होने लगती है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? 21 जून और 22 दिसंबर, 21 और 22 को जूदी जाना है, 21 और 22 को जूदी जाना है, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया। चलिए एक और डेट जिसको आपको याद रखना है वो है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। एक था 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से हमको बनाते हैं। ये है, ये विषु है 0 डिग्री, ये था आपका 23.5 डिग्री, और ये था आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। तो सूर्य की किरण यहाँ से, सूर्य की किरण यहाँ से क्या होती है? सूर्य की किरण मान लीजिए यहाँ से आपकी लंबवत होती है। सूर्य की किरण क्या होती है? यहाँ से आपकी लंबवत होती है कर्क रेखा पर। तो सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो क्या होता है बताइए? तो यहाँ पे 23.5 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत होती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होता है। अब एक और बचा, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे देखिए विषुवो यानी प्रधान मध्याह्न रेखा या विषुवत रेखा के पर पड़ती है, तो उस दिन क्या होता है? ये देखिए बीचों बीच भाग होता है, इसलिए आधे भाग उत्तरी गोलार्ध पे, आधे भाग दक्षिणी गोलार्ध पे होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब विषुवत रेखा पर, विश्व रेखा पर पड़ता है तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। वो तिथि होती है 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। एक तिथि ये भी कंप्लीट कर लीजिए, बहुत बार आया हुआ है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए इन दोनों स्थितियों में सूर्य विश्व रेखा के लंबवत चमकता है, इसलिए इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अतः सभी जगह पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ से जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल थे वो आपको हमने निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे 3-4 डेट, 5 डेटें जो हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपका डेट है एक 3 जनवरी और उसके साथ 4, ठीक है, जज्जू यानी जुलाई, जज्जू 3 और 4 को जज्जू के पास जाना है। 3 मतलब 3 जनवरी, और जू मतलब जुलाई, 3 और 4, 3 तारीख, 3 इस तरह से होता है तो ये उपसौर होगा, और 4 ये उपसौर हो गया तो 4 को अपसौर होगा। क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद था 21 और 22 को जदी होना था, 21-22 को जदी होना था, 21-22 को जुदी होना था। तो 21 जून और 22 दिसंबर ये कर्क रेखा के लंबवत और ये मकर रेखा के लंबवत। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और बड़ा छोटी रात। और 22 दिसंबर ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात। क्लियर।
अब यहाँ पर एक और था, विश्व रेखा के लंबवत रहेगा तो उस दिन दिन रात बराबर होगा। दिन रात बराबर होता है, उसके लिए डेट याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। भागिएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जेटेट यदि निकालना है तो आपको यहाँ से जुड़ना पड़ेगा और हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत से चैनल बहुत तरह की चीज़ें आपको दे रहे हैं, लेकिन हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स जो कि जैक का किताब का कहीं भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके जरूर प्रश्न को देख लीजिएगा, पीडीएफ को ले लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले 2 दिन भी समय बचा है तो आपका यहाँ से स्कोर बढ़ने वाला है। सिर्फ नोट्स को लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे बहुत ही चीप और सस्ते रेट में। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है? चलिए, अभी हमने यहाँ पे आपको बहुत बार बताया। सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का स्थिति परिवर्तन होते रहता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है तो वो परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। यदि दिन और रात कह देता दैनिक तो अपने अक्ष पर घूमना, ये सेकेंड आंसर हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। आपको देखिए, हम सभी वर्ष का प्रश्न लेकर के आते रहते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर हम तैयारी दे रहे हैं आपको। आप सभी देखिए, जुड़िए और तैयारी कीजिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ से प्राप्त करते रहिए। लीप वर्ष या आधी वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, 368 दिन। सीजी टेट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी को एक वर्ष में परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। तो 365 दिन हो गया, ये 6 घंटा 4 साल जाएगा तो 6 चौके 24 घंटा होगा। ये 24 घंटा एक दिन में बदल जाएगा और वह 365 से 366 हो जाएगा। और ये सब 366 4 साल बाद आता है और इसी को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। राइट आंसर बी होगा। देखें, यहाँ पे लीप वर्ष को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। आप सभी भी बना लेंगे, इसको देख लेंगे। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014, बिहार टेट 2023 का प्रश्न है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति, दिन रात, घूर्णन गति या अक्षीय झुकाव। ठीक है, पृथ्वी का अपने एक ही अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहना घूर्णन गति कहलाता है। और अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होगा। ये सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। राजस्थान टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 जून 23 दिसंबर। 21 जून की घटना है, आपको याद है, ये कर्क रेखा के लंबवत होती है और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात। और ये 23 दिसंबर क्या होता है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के लंबवत होती है सूर्य, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छुट्टी रात। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के लंबवत होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होता है। याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। बहुत बार प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते चलिएगा और हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, लिखिए। और यहाँ पर जेटेट में पास करने की आपकी पूर्ण गारंटी है। आप जेटेट निकालने जा रहे हैं, सिर्फ जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, अक्षीय झुकाव कहते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। तो जब पृथ्वी पर देखिए, यहाँ पे पृथ्वी तो हम बात करते हैं इसके अक्षांश की 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये 0 डिग्री विषुव पर पड़ता है, विषुव पर पड़ता है। तो ये सूर्य की किरणें क्या होती है? आधे
सूरज की किरणें पड़ती है 1 भाग और 1 भाग, तो इस कारण सूरज की किरण यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये विषुव पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, विषुव पर, तो ये विषुव इसका आंसर हो जाएगा। दिन रात बनने का कारण है, दिन रात होने का कारण क्या है, हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। दिन और रात बनने का कारण पृथ्वी की कौन सी गति है, घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी दिन रात दैनिक गति, दैनिक गति, दिन रात में दैनिक गति और अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहना, ये दैनिक गति के कारण होता है। और दैनिक गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, तो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2024 और राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये क्या है बताइए, घूर्णन गति है, और अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो ये परिक्रमण गति है। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी तो परिक्रमण गति होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, परिक्रमण गति होगी। सूर्य की सीधी किरणें, अगला प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर या कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से बनाते हैं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। सूरज की किरण यहाँ से अगर ये उत्तर की ओर पड़ती है तो ये कर्क रेखा में है, और ये उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। मकर रेखा पर पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। और विषुव पर पड़ता है, तो ये क्या था, ये 21 जून को होता है और ये 22 दिसंबर को होता है, लेकिन ये बीच वाला जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर, यहाँ पर एक डेट है 21 मार्च, तो किस दिन होगा, 21 मार्च होगा। क्लियर आंसर ए होगा इसका। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा टेट 2018, राजस्थान टेट 2016। देखिए इस तरह से हम बांट दिए हैं गोलार्ध, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भारत में कब मनता है, तो ठंडी में 25 दिसंबर ठंडी में, तो ये इधर क्या होगा, इधर जब गर्मी इधर होगा तो इधर क्या पड़ेगा, तो ये यहाँ पर इधर गर्मी है। ठीक है, यहाँ ठंडी है तो इधर गर्मी, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनेगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण कोई नहीं। ठीक है, तो ऋतु में जो हमारा परिवर्तन होता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की ओर गति करती है, वार्षिक गति। तो ऋतु वर्ष में एक बार बदलता है, इसलिए वार्षिक गति के कारण होता है, और वार्षिक गति क्यों ही हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति। ठीक है, अगला है, 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा कोई नहीं। यूपी टेट 2024 में पूछा हुआ है 21 जून को सूरज की किरणें किस रेखा पर पड़ती है, तो अभी आपको दिखाए थे, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ऊपर है ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और नीचे है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो ये वाली स्थिति कब होती है बताइए, 21 जून को होती है ना, तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा होगा। और 22 जून को 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होती है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। हरियाणा टेट 2020 का प्रश्न है,
तो देखिए यहाँ पे ऋतुएं जो होती है, तब आपने अमूमन अपने माता पिता से सुना होगा या आप अपने बच्चों को सुनाते होते हैं, ठंडा का दिन आ गया। अब तो दिन पता ही नहीं चलता, रात बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, तो दिन कब छोटा होने लगता है? शीत ऋतु में, ठंडी की ऋतु में। ठीक है, तो शीत ऋतु हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020, राजस्थान टेट 2018। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहती है तो इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है, और परिक्रमा करना परिक्रमण गति है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति और दूसरे को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा बदला गया है, एक स्थिर कक्ष में है वही सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करेगी। हरियाणा टेट 2022, बिहार टेट 2014। तो सूर्य के चारों ओर जो एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति करेगी तो उसको हम लोग कहेंगे परिक्रमण गति। क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे, जब सूर्य के चारों पृथ्वी गति करेगी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड टेट 2018 और राजस्थान टेट 2020। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देखते हैं जीरो अक्षांश रेखा को विषुव रेखा, विषुव कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी राइट आंसर का डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी? यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री जाते हैं ये उत्तर की ओर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। आपको इसके पहले के थ्योरेटिकल क्लास में भी हमने दिखाया है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई, 22 दिसंबर। ठीक है, निकट, निकट मतलब क्या होता है? उप, उप से क्या होगा? उपसौर, उपसौर में ये है 3 जनवरी, याद रखिएगा। तो 3 जनवरी। ठीक है, राइट आंसर इसका ये होगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होता है? उत्तराखंड टेट 2016, राजस्थान टेट 2022। दूर, दूर का मतलब क्या बताया था आपको हमने? अप, अप के साथ सौर लगाइएगा, अप सौर। ठीक है, तो अप सौर होता है। तो उपसौर की घटना तो 3 जनवरी को होती है, तो 3 के बाद अपसौर 4 यहाँ पर होगा, 4 जुलाई को होगी। जज्जू याद रखेगा, 3, 4 जज्जू, 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उपसौर की घटना होती है, उपसौर की घटना होती है कब? उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। उपसौर, वो ये कैसा लगता है? 3 के जैसा लगता है ना, तो 3 जनवरी मार दीजिएगा, 3 जनवरी मार दीजिएगा। ठीक है, 3 जनवरी राइट आंसर है। अपसौर की घटना होती है तो 2 गो सौर है, एक है उप, उप 3 जनवरी हो गया, तो अब अपसौर अगला 4 होगा, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई याद रखिएगा। जज्जू को याद रखिएगा, जज्जू जनवरी और जुलाई। ठीक है, क्लियर होकर चलिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटा रात किस तिथि को होता है? बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। घटना किसका होता है? 21 जून का, और एक होता है 22 दिसंबर का। जदी, क्या याद रखना? एक जदी और एक जजू याद रखना भाई। तो ये दोनों घटना, ठीक है, तो 21 जून हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटा रात किस तिथि को होता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर। तो 3 जनवरी को कौन सा होता है बताइए? उपसौर की घटना होती है। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 21 जून को
कर्क रेखा के लंबवत होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर। क्लियर। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? प्रश्न आया था पंजाब टेट 2014 में। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके कारण होता है? तो जाड़े की ऋतु में परिवर्तन आपका परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा, ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण की गति के कारण होता है। दिन से रात होना और रात से फिर दिन हो जाना, यह परिवर्तन किस गति के कारण होता है? उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। दिन से रात और रात से दिन, पृथ्वी जब अपने कक्षा पर घूमते रहती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण ही दिन से रात और रात से दिन होता है। ठीक है, दिन और रात बराबर किस अक्षांश रेखा पर होता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2012 का प्रश्न है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या कोई नहीं। ठीक है, तो दिन और रात जो बराबर होता है, ये जो आपको 0 डिग्री अक्षांश होता है, विषुवत रेखा, विश्व रेखा, वहाँ पर बराबर होता है। तो ये विषुवत रेखा पर जब होते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। और यह डेट होती है 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया है। आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़िए, हैंड रिटन नोट्स पढ़ के एग्जाम में जाइए, जिससे कि आपको जो भी यहाँ 4-5 नंबर से आपका क्रॉस लग रहा है, तो आपको यहाँ से देखिए कम से कम 15 से 20 नंबर आपका स्कोरिंग जरूर बढ़ेगा। क्योंकि जैक के किताब को आप पढ़िए और बाहर का ज़्यादा किताब मत देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको नंबर कम होने वाला है। ठीक है, तो सभी के सभी अगर केवल ज्योग्राफी चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से पूरा आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है, आप ले सकते हैं जिनको ज्योग्राफी का चाहिए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।